हातिम भी एक डेविल था। यह सोच सोच कर उसका सिर दर्द बढ़ता आ रहा था। जब वो दोनों रिफाइनिंग हॉल चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। ये 4 महान बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग सरस्वती थी। उसने उन दोनों को देखा और धीरे से कहा, आज से तुम दोनों मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दूंगी और तुम्हारी आगे बढ़ने में मदद करूंगी। मीरा कांप उठी। मोटू भी सरस्वती को देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग सरस्वती, आप? सरस्वती ने लापरवाही से कहा, सवाल मत पूछो। क्या तुम लोग फिर से आर्यन से मिलना नहीं चाहते? मीरा का सिर चावल चूमने वाले चूजे की तरह था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ। सरस्वती ने कहा, अगर तुम चाहते हो तो चुपचाप मेरा अनुसरण करो और अपनी पूरी ताकत से अभ्यास करो। तुम लोगों को शक्तिशाली बनना ही होगा, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि उसका नाम आर्यन है। वो फायर ग्लास शहर के सिंह परिवार से है और वो 3 साल बाद स्वर्ग संप्रदाय में जाएगा, जहां वो एक शादी को बर्बाद करेगा। तो तुम लोग उससे वहां मिल सकते हो। वो जेकाल संप्रदाय की एक महान बुजुर्ग थी और उसके लिए इन चीजों का पता करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मोटू ने पूछा, किसकी शादी? सरस्वती ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया और कहा, पार्थ की। हाँ हाँ हाँ, मोटू जोर से हंसा। यह मास्टर है, उसकी यही पहचान है। मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा जरूर करेंगे और उस पार्थ को बुरी तरह से रौंद कर मार डालेंगे। हाँ हाँ। वो तुरंत उत्तेजित हो गया। भले ही उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। खुश होने की जरूरत नहीं है। आर्यन आर्यन है और तुम हो। अगर तुम लोग स्वर्ग संप्रदाय में जाना चाहते हो तो तुम लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ कल्टीवेशन करनी होगी। अगर 2 साल के अंदर तुम सबसे ताकतवर शिष्य बन गए तो तुम स्वर्ग संप्रदाय की महान सभा में शामिल हो सकते हो। इस तरह तुम्हारे पास आर्यन से भी मिलने का मौका होगा। कुछ समझ आया? सरस्वती ने कहा, हाँ समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। मीरा और मोटू राम दोनों ने एक स्वर में कहा, चलो ये अच्छा है कि तुम लोगों को जल्दी समझ में आ गया। इसके अलावा मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी थी जो आर्यन ने मुझसे जाते वक्त कही थी। उसने मुझसे कहा था कि रिफाइनिंग हॉल चोटी पर कोई खास चीज है, लेकिन वो तुम लोगों को खुद ढूंढने होगी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि वो क्या चीज है। सरस्वती ने कहा, कोई खास चीज, वो भी इस रिफाइनिंग हॉल चोटी पर? मोटू ने थोड़ा उलझन में आकर अपना सिर खुजलाया। मैं तुम्हें आराम करने और उसे चीज को ढूंढने के लिए दिन में केवल 2 घंटे दूंगी। बाकी के समय तुम लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। और याद रखना, कल सुबह तुम लोगों को तलवार मकबरे पर आना है। तो तुम अभी आराम करो, हम कल वहीं मिलेंगे। ठीक है बुजुर्ग सरस्वती, उन दोनों ने एक साथ कहा। फिर सरस्वती वहां से एक चट्टान के किनारे पर चली गई और आकाश की ओर देखते हुए अपने मन में बड़बड़ाई, आर्यन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए इन दोनों का ख्याल रखूंगी और तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मजबूत बनना। बाहरी हिस्से की बुजुर्ग बनने के बाद उसने रिफाइनिंग हॉल चोटी को चुना, क्योंकि वो आर्यन की मदद करना चाहती थी। इसके अलावा मीरा और मोटू में वास्तव में एक निश्चित मात्रा में क्षमता थी। अगर उनकी प्रतिभा को अच्छे से निखारा जाए तो वो एक दिन शक्तिशाली योद्धा बनेंगे। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। मास्टर, समय आ गया है। आइस फायर के माथे से पसीने टपक रहे थे। उसके 4 घंटे पूरे हो चुके थे। वो अब और बाहर नहीं रुक सकता था। वो लगभग 6 घंटे से उड़ रहा था, जो उसकी 4 घंटे की समय सीमा से अधिक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आइस फायर का स्तर बढ़ चुका था, वरना वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आर्यन ने कहा, चलो ठीक है, हमें नीचे उतारने के लिए एक जगह ढूंढो। आइस फायर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और नीचे उतर गया।
आर्यन और हातिम उसकी पीठ से नीचे कूद गए और आइस फायर सिस्टम स्पेस में वापस चला गया। चलो हातिम, हमें बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वहां से 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर था और अभी के लिए उसका वही गंतव्य था। इतनी दूर पैदल चलने का सोचकर आर्यन की भौहें फड़क उठी। आइस फायर, तुमने मेरे बहुत सारे आत्मा पत्थरों को निगला है, फिर भी तुम इतने कमजोर हो। अब जल्दी जल्दी शक्तिशाली बनो, वरना मैं तुम्हारे अजगर को काट दूंगा, आर्यन ने उसको धमकी दी। स्नो व्हाइट जोर से हंसा, हा हा हा, आइस फायर तुम्हारा अजगर जाने वाला है। तुरंत आर्यन चिल्लाया। स्नो व्हाइट, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ही मेरे सबसे ज्यादा आत्मा पत्थरों को निगला है। तुम्हें भी अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर अगली बार तुमने अपने अंतिम चाल हमले को इस्तेमाल करते वक्त गंदगी निकाली या फिर और कुछ किया, तो मैं तुम्हें भी नपुंसक बना दूंगा। स्नो व्हाइट ने और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कि वो तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम्हें मेरी बात सुनी नहीं? तुमने मुझे अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? आर्यन ने कहा। स्नो व्हाइट ने कल्टीवेशन करने का नाटक किया और कहा, मास्टर, मैं अभी कल्टीवेशन कर रहा हूँ। आर्यन ने इसके बारे में सोचते ही अपने दिल के दर्द को महसूस किया। एक पल में उसके 1000 से अधिक आत्मा पत्थर चले गए थे। ये लोग सिर्फ डाकुओं का एक समूह थे, उन्होंने उसके लिए एक भी नहीं छोड़ा। आखिर ये सभी पेटू मेरे ही नसीब में लिखे थे क्या? बच्चे, तुमने उस ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड को जेकाल संप्रदाय को वापस क्यों दिया? पूर्वज रुद्रदेव ने पूछा। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं जब उसे वापस कर रहा था तो मैंने आपकी आंखों को देखा था, जो ऐसी थी मानो कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। पूर्वज रुद्रदेव, वास्तव में ऐसा ही था। हर बार जब आर्यन अपनी स्पेस रिंग में कुछ रखता था तो वो एक भूखे बाघ की तरह उसे देखता था। वो अकेला ऐसा नहीं था, बल्कि स्नो व्हाइट और आइस फायर भी उसी की तरह बुखखड़ थे, जो उसकी स्पेस रिंग में हर चीज को ऐसे ही देखते थे। उनके लिए वास्तव में यह एक खुले खजाने की तरह था, जिसमें से वो कभी भी कुछ भी उठा लेते थे और निगल जाते थे। आर्यन इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, वो वास्तव में मजबूर था। फिर आर्यन ने कहा, ब्लू फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड जेकाल संप्रदाय की 3 महान पवित्र कलाकृतियों में से एक है। अगर मैं उसे लेकर आ जाता तो आपको क्या लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देते? इसके अलावा मैंने उसे सरस्वती को दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इससे मैं उसका भरोसा जीत सकता हूँ और वो इस दोस्ती की वजह से मेरे लिए मोटू राम और मीरा की देखभाल करेगी। ये आखिरी काम माना जा सकता है जो मैंने उनके लिए किया। फिर उन दोनों ने चलना जारी रखा। हातिम रास्ते में बिना एक भी शब्द कहे उसके पीछे चुपचाप चल रहा था। यह रास्ता मुझे कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, अचानक दर्जनों मजबूत लोग उनके सामने कूद पड़े और आर्यन की गर्दन पर एक स्टील का ब्लेड रख दिया। यह रास्ता मैंने बनाया है। यहाँ जितने भी पेड़ थे उन सभी को मैंने हटाया था, तो अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। हाँ, बड़े भाई, 2 और बच्चे आ गए हैं। मैं एक नज़र देखकर बता सकता हूँ कि ये लोग अमीर हैं। हमें इनके पास से बहुत से पैसे मिल सकते हैं। आर्यन ने चारों ओर देखा। वहाँ लड़ाई के निशान थे, पर वहाँ उन 20 डाकुओं के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था। शायद इससे पहले भी उन लोगों ने किसी को लूटा था। अरे, ये किस तरह का इंसान है? इसने अपनी पीठ पर ताबूत क्यों रखा हुआ है? उनमें से एक आदमी ने कहा। अरे, ये उसका नौकर होगा। शायद ये लड़का अमीर है। लड़के, अब जल्दी से पैसे निकाल, वरना हम तुम्हें मार देंगे, एक दूसरे आदमी ने कहा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। क्या तुम्हें अपना जीवन चाहिए? वास्तव में उसके पास पैसे नहीं थे। अगर होते तो भी वो उनको नहीं देता। हमें अपना जीवन नहीं चाहिए, एक आदमी ने घमंड से कहा। ओह,
चलो अब जब तुम्हें अपना जीवन नहीं चाहिए तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। आर्यन की भौहें फड़क उठी और उसने हातिम की ओर अपनी आंख घुमाई। हातिम, इन सबको अपंग कर दो। ठीक है मास्टर। हातिम ने अपनी पीठ से ताबूत को भी नहीं उतारा और आगे बढ़कर उन पर घूंसे बरसाने लगा। उसके एक घूंसे के साथ ही आसपास के दर्जन भर मोटे आदमी जमीन पर गिर गए। ये देखकर आर्यन की गर्दन पर ब्लेड रखे हुए आदमी के पैर कांपने लगे और उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मत मारो। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था जब मैंने तुमसे पूछा था, पर तुमने कहा कि तुम्हें अपना जीवन नहीं चाहिए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए आर्यन ने अपनी कोहनी से उसके पेट पर वार किया। अगर तुम मरना चाहते हो तो भी तुम्हें मेरी गर्दन पर ब्लेड नहीं रखनी चाहिए थी। इसके लिए केवल एक ही सजा है। आर्यन ने अभी यह कहा ही था कि अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्धराज को मारने पर 400 EXP पॉइंट्स, 600 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक मिशन मिला है। मिशन रोग पहाड़ के सभी डाकुओं को खत्म करो। लेवल B रैंक। पुरस्कार 50,000 EXP पॉइंट्स, 8,000 EXP पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स, 1,000 सोने के सिक्के। अरे यार, ये तो बस एक छोटा सा मिशन है। चलो कोई ना, मुझे कुछ तो मिलेगा। आर्यन इस मिशन को लेकर ज्यादा खुश नहीं था। फिर वो आगे बढ़ा और वहाँ जितने भी डाकू थे उन पर उसने घूंसे बरसाना शुरू कर दिए। उसके हर एक घूंसे के साथ एक डाकू की जान जा रही थी और अंत में केवल एक बोना आदमी बचा था जो शायद उनका लीडर था। आर्यन के रौद्र रूप को देखकर बोना आदमी इतना डरा हुआ था कि वो लगभग डर से ही मरने वाला था। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मेरा जीवन चाहिए, मुझे मेरा जीवन चाहिए, वो घबराहट में बोला। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस रोग पहाड़ का प्रमुख मेरा दादा है। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करेगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। ओह, तो तुम्हारा दादा यहाँ का प्रमुख है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो और मुझे अपने दादा के पास लेकर चलो। मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसने उस बोने आदमी को लात मारते हुए चिल्लाया। जल्दी करो, चूंकि उसने मिशन शुरू किया था इसलिए उसे इसे पूरा करना था। वो 50,000 EXP पॉइंट्स के पुरस्कार को भी नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। 3 साल का समय बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उससे पहले ही उसे एक युद्ध सम्राट बनना था, क्योंकि वो पार्थ को कुचलना चाहता था। यह देखकर कि आर्यन ने उसे नहीं मारा, बोना आदमी तुरंत रेंगते हुए बोला, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। भले ही उसने ऐसा कहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ चलो चलो, वहाँ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद जब वो लोग रोग पहाड़ के रास्ते में थे तो आर्यन ने बोने आदमी से पूछा, और बताओ तुम लोगों का काम धंधा कैसा चल रहा है? बोने आदमी ने जवाब दिया, बस ठीक ठाक चल रहा है। मोलाड शहर जाने का यही एकमात्र रास्ता है, तो धंधे में कोई कमी नहीं आती। तुम्हारे आने से ठीक पहले ही हमने एक बड़े काफिले को रोका था और अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन हमारा सरदार एक युद्ध सम्राट है। आर्यन ने पूछा, क्या वो तुम्हारा दादा नहीं है? बोने आदमी ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और कहा, हाँ वो मेरा दादा है। मेरा दादा इतना शक्तिशाली है कि वो 5-10 युद्ध बुजुर्गों को तो चुटकियों में खत्म कर देता है। भाई, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं बिल्कुल भी अपने दादा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। तुम बस मुझे जाने दो। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मार रहा। रोग पहाड़ के ऊपर एक बाघ की चमड़ी की कुर्सी पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था। उसके सामने 2 लोग बंधे पड़े थे, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की थी। इसके अलावा उनके चारों भद्दी शक्लों वाले 30-40 लोग खड़े थे। उनके पहनावे और शक्लों से यह जाहिर था कि वो लोग लुटेरे थे। सरदार, ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने आपके लिए आनंद लेने के लिए पकड़ा है।
उन भद्दी शक्ल वाले लुटेरों में से एक ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे ये पसंद आई। हाँ हाँ, उन लुटेरों के सरदार ने हंसते हुए कहा। तभी उसके सामने घुटनों के बल बैठा बूढ़ा आदमी बोला, हालांकि उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर निडर भाव था। क्या तुम मेरे पासा हॉल के बारे में नहीं जानते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के काफिले को लूटने की? क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? लुटेरों का सरदार जोर से हंसा। मैं यह अच्छे से जानता हूँ कि मैं किसे लूट रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू पासा हॉल से है और तेरे इस काफिले एक नायाब चीज है। अब चुपचाप उस चीज को मुझे दे दो। बूढ़े आदमी का दिल कांप उठा जब उसने अपने मन में सोचा, इसे कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पासा हॉल को कोई निशाना बना रहा है? आखिर वो कौन है? उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। इस बार उसने रोग पहाड़ के रास्ते से जाने का जोखिम उठाया, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक काफिले को कुछ लुटेरे लूट रहे हैं, तो उसने अपने साथ आए लोगों से उन्हें बचाने के लिए कहा, लेकिन वो सभी भाड़े के योद्धा थे और काफी कमजोर थे, जो ज्यादा देर तक उन लुटेरों के सामने नहीं टिक सके। उसने पहले सोचा था कि रोग पहाड़ के वो लुटेरे थोड़े बहुत पैसे लेने के बाद उन्हें जाने देंगे, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो उन्हें बंदी बना लेंगे। उसके चेहरे से निडर भाव कहीं छूमंतर हो गए थे और निराशा भरे भाव आ गए थे। सरदार कुनेरा, इस लड़की का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक भाड़े की योद्धा है। अगर तुम उसे जाने देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ हाँ हाँ, 1 लाख सोने के सिक्के? लुरकान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है? कुनेरा जोर से हंसा, फिर उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा, वो मोलाड शहर के लॉर्ड की बेटी हैं, रीना। लड़की गुस्से में आ गई और तुरंत चिल्लाई, जब तुम्हें पता कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने हमें बंदी बनाने की हिम्मत की। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुनेरा जोर से हंसा और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए ही तो पकड़ा है कि मैं तुम्हारी पहचान जानता हूँ। मोलाड शहर के लॉर्ड की इतनी सुंदर बेटी मेरे पास है, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा और मोलाड शहर का दामाद बनूंगा। हाँ हाँ हाँ। रीना की आंखें बुरी हो गयीं और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम? लेकिन वो इससे आगे नहीं बोल पाई, क्योंकि वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सरदार, सरदार! कुनेरा एक पल के लिए दंग रह गया और उसने गुस्से में कहा, कौन है ये बदतमीज? किसकी हिम्मत हुई इतनी जोर से चिल्लाने की? अचानक एक लुटेरा दौड़कर आया और कहा, सरदार, सरदार! नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। वहाँ 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 मुख्य द्वार के पास एक लंबा तगड़ा लड़का खड़ा है, जिसकी पीठ पर एक विशाल ताबूत है। यह चिल्लाने की आवाज बोने की है, जो इस वक्त खून से लथपथ हैं। मुझे लगता है कि ये कोई खतरा है। कुनेरा तुरंत गुस्से में आ गया। मुझे लगता है कि उसने एक भालू का मांस और एक तेंदुए का दिल खाया है, जो उसमें इतना जिगरा आ गया कि उसने यहाँ रोग पहाड़ के ऊपर आने की हिम्मत की। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, इन दोनों लोगों पर कड़ी नजर रखो और मेरे वापस आने का इंतजार करो। सबसे पहले मैं उस कमीने को मारकर आता हूँ, फिर मैं हमारी शादी की तैयारी शुरू करूँगा। हाँ हाँ हाँ। यह सुनकर रीना का चेहरा बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था कि वो क्यों मिशन पूरा करने आई थी। कुनेरा की यह बात सुनकर रीना का चेहरा बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था कि वो क्यों मिशन पूरा करने आई थी। उसने सोचा था कि वो महल से बाहर की दुनिया देखेगी, इसलिए उसने शहर के मिशन हॉल से एक मिशन लिया और बिना अपने पिता को बताए कुछ भाड़े के योद्धाओं के साथ यहाँ आ गई। लेकिन किसने सोचा होगा कि वो यहाँ डाकुओं का सामना करेगी। लुरकान ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम सच में शहर के लॉर्ड की बेटी हो? रीना ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, क्या आपके पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? मैं उस मोटे सुअर से शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। लुरकान के चेहरे के भाव और ज्यादा बदल गए। वो अब निश्चित था कि ये मामला जितना सतह पर दिख रहा है, उससे ज्यादा गंभीर है। वो जिस चीज को लेकर जा रहा था
वो वास्तव में कुछ बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके बारे में कुछ ही लोगों को पता था। इसका मतलब था कि उनमें से किसी ने उसे धोखा दिया होगा। शायद यह किसी की बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें इन लुटेरों को भी शामिल किया गया था, वरना इन लुटेरों को उसके द्वारा ले जाए जाने वाले सामान और उस लड़की की पहचान के बारे में पता नहीं होता। लुरकान ने कहा, डरो मत, निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। मेरे पासा हॉल के लोग हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, लुरकान ने सांत्वना दी। दरअसल अपने दिल में वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो इस मुसीबत से बच नहीं पाएंगे। अगर उन्हें वो चीज मिल गई तो फिर उनका मरना तय है। जिस व्यक्ति ने ये सारा खेल रचा है वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। रोग पहाड़ के मुख्य द्वार पर आर्यन और हातिम खड़े थे। बौना आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। चूंकि यह एक मिशन था और चूंकि ये एक्सपी पॉइंट्स थे, इसलिए वो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था। कुनेरा की आंखें गुस्से से भर गईं। फिर उसने हंसते हुए कहा, महज एक युद्धराज और हिम्मत इतनी की रोग पहाड़ पर आकर कुनेरा के लोगों को मारा। वास्तव में मुझे नहीं पता कि लोग मरने के लिए क्यों अपनी मौत के करीब जाते हैं। आर्यन ने कहा, मुझे पता है। उसके इस सीधे जवाब को सुनकर कुनेरा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि रोग पहाड़ का राजा कौन है? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि रोग पहाड़ क्या है और मैं कौन हूँ। वो इस बात से बहुत दुखी था कि वो लड़का उसे पहचान नहीं रहा था। तभी उसकी नजर हातिम की पीठ पर विशाल ताबूत पर पड़ी। उसे उसमें से कुछ दुर्जय शक्ति महसूस हो रही थी। शायद इसकी अंदर कोई कीमती हथियार है, उसने मन में सोचा और फिर आर्यन से कहा, लड़के उस चीज को मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें एक बुरी मौत ना मारूं। आर्यन पहले तो दंग रह गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे आकर ले लो। नहीं नहीं, तुम लोग एक साथ मेरे पास आओ और जल्दी अपना काम खत्म करो। मुझे अभी भी भूख लगी है तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मुझे रात का खाना मोलाड शहर में खाना है। कुनेरा गुस्से में जोर से दहाड़ा और उसने अपनी जल्लाद जैसी चौड़ी तलवार को बाहर निकाल लिया। लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। इसी के साथ उसके पूरे शरीर से युद्ध सम्राट की शक्तियां बाहर निकली, जिनके दबाव से उसने सीधे आर्यन के दिमाग पर प्रहार किया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। बोने ने वास्तव में उससे झूठ नहीं बोला था। उनका सरदार एक युद्ध सम्राट था, मगर उसके लिए ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि कुनेरा सिर्फ एक लेवल 1 का युद्ध सम्राट था। वो अब और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक इस्तेमाल की और कहा, टेलीपोर्ट। वो अगले ही पल कुनेरा के पीछे पहुंच गया। फिर उसने अपने मुक्के में शक्तियां भरी। पहाड़ तोड़ मुक्का। बैंग बैंग। 2 मुक्कों के साथ उसने कुनेरा को दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। चांदनी कदम। फिर उसने हवा में एक कदम रखा और पलक झपकते ही कुनेरा के ऊपर पहुंच गया, जो अभी भी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। बैंग बैंग। उसने उसके पेट में 2 मुक्के और मारे। इन 2 मुक्कों से कुनेरा एक टूटते तारे की तरह जमीन पर जाकर गिरा। आर्यन जमीन पर उतरा और एक बार फिर उसने अपने मुक्के में शक्तियां भरी। स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। एक साथ उसके 2 मुक्के जमीन से टकराए, जिससे धरती हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके यह 2 मुक्के इतने जोरदार थे कि कुनेरा का भारी भरकम शरीर हवा में कई मीटर तक उछल गया। तुरंत आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला और अपनी ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रैगन कट। हुश 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 हुश। ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड बिजली की तरह तेज थी, जो हवा को काटते हुए बेतहाशा नाच रही थी। कुनेरा के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था, जिससे उसका ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। हालांकि कुनेरा अभी तक मरा नहीं था और उसने जमीन पर रेंगते हुए कहा, तो तुम कौन हो? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। तुम इसी सवाल के साथ मरो और नरक में इसका जवाब ढूंढते रहना। कुनेरा अतुलनीय रूप से गुस्सा हो गया और कहा, क्या तुम मुझे मारने के परिणामों को जानते हो? लड़के, तुमने किसी ऐसे इंसान को उकसाया है जिसे तुम्हें नहीं उकसाना चाहिए था। तुम भी जल्द नरक में आओगे। भाड़ में जाओ। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मुझे पहले से ही भूख लगी है, आर्यन ने तिरस्कार से कहा।
वैसे क्या तुम्हें पता है कि आमतौर पर मुझसे ऐसे शब्द कहने वाले लोगों का क्या असर होता है? मृत्यु जैसे ही उसकी आवाज फीकी पड़ी, उसने एक ड्रैगन स्लेयर से कट मारा और अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हें एक युद्ध सम्राट को मारने पर 30,000 EXP पॉइंट्स, 2000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 102 आत्मा पत्थर मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक जल्लाद ब्लेड मिली है। उसे कुछ और चीजें भी मिली, लेकिन आर्यन ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये सब चीजें कचरा थी। वो इन सबको सिस्टम पॉइंट्स के साथ बदलने वाला था, क्योंकि उसे अभी सिस्टम पॉइंट्स की जरूरत थी, जिनसे वो जुआ नगरी में जाकर जुआ खेल सकता था और अपने भाग्य को आजमा सकता था। पिछली बार की तरह वो अगली बार भी वहाँ से कोई अच्छी चीज प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तभी उसने स्नो वाइट, आइस फायर और पूर्वज रुद्रदेव को अपनी लार निगलते हुए महसूस किया और तुरंत चिल्लाया, अगर किसी ने भी फिर से मेरे आत्मा पत्थरों को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उसके हाथ काटूंगा और फिर उसके अजगर को काटूंगा। पूर्वज, यह बात आपके लिए भी है। अगर आप नपुंसक नहीं बनना चाहते और अपने अजगर को बचाना चाहते हैं तो आत्मा पत्थरों को हाथ मत लगाना। मास्टर, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ और जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो है आत्मा पत्थर, तो मैं उन्हें क्यों लूंगा? स्नो वाइट ने कहा। मास्टर, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आइस फायर ने भी कहा। ठीक है, पूर्वज रुद्रदेव ने निराशा भरे स्वर में कहा। आर्यन ने उन तीनों को धमकाने के बाद अपनी नजरें थोड़ी उठाई, आसपास के डाकुओं को देखा और लापरवाही से कहा, और कौन? उसके बस एक सवाल, और कौन है, को सुनकर वहाँ हर कोई एक चक्कर में खड़ा था। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे। उसने एक युद्ध सम्राट को पलक झपकते ही मार दिया था और यह तब था जब वो एक युद्धराज था। इस चीज सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। तुरंत सबने दया की याचना की, वीर योद्धा, कृपया हमें बख्श दें। लेकिन आर्यन की आंखों में कोई दया नहीं थी, उसे सिर्फ अपने मिशन से मतलब था। हातिम, पुराने नियम, उन सभी को अपंग कर दो। हातिम ने नादानी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है मास्टर, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, वो सभी डाकू लुटेरे थे जो किसी पर भी दया नहीं करते थे। फिर आर्यन कौन सा भगवान का अवतार था जो ऐसे लोगों पर रहम कर देता? बूम बाम बूम। हातिम ने कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद सबको बुरी तरह से घायल कर दिया, या फिर आर्यन के शब्दों में कहें तो अपंग कर दिया था। फिर आर्यन ने उन सभी को पॉइंट्स लेने के लिए जान से मार दिया। हालांकि अभी भी 2 डाकू बच गए थे जो अपंग होने के बावजूद भी अपनी जान बचाने के लिए मुख्य द्वार के अंदर भाग गए। आर्यन ने उन्हें मारने की कोई जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए उनके पीछे अंदर तक गया। वो दोनों अपंग थे तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके। आर्यन धीरे धीरे चलते हुए भी उनके पास पहुंच गया। फिर उसने उन दोनों को एक एक मुक्के के साथ जान से मार दिया। आर्यन जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 लोग और थे। क्या तुम लोगों को भी इन्होंने लूटा है? रास्ते में उनके आने से पहले उसने लड़ाई के निशान देखे थे। बूढ़ा आदमी यानी कि लुरकान तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। उसने देखा था कि उस लड़के ने कैसे कुछ ही हमलों में कुनेरा को मौत के घाट उतार दिया था। वो वास्तव में बहुत मजबूत था। लुरकान की दिल धड़कन रुक गई। शायद वो इसके तुरंत बाद उठकर आर्यन के पास गया और कहा, छोटे दोस्त, क्या तुम इस बूढ़े की मदद कर सकते हैं? आर्यन ने तुरंत कहा, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ केवल अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया था और वैसे भी उसे अभी भूख लगी तो वो अब जल्द से जल्द शहर पहुँचना चाहता था। लुरकान ने अपने दांत कस लिए। उसने आर्यन की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। वो तुरंत बोला, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक जादुई मूर्ति रेलिक्स दूंगा। जादुई मूर्ति रेलिक्स? आर्यन हैरान रह गया। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत कहा, ये कुछ अच्छी चीज है। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक नया मिशन मिला है। मिशन, लुरकान को पासा हॉल तक छोड़ो। तरह एस रैंक, समय 3 महीने।
पुरस्कार है 1,000,000 XP पॉइंट्स, 1,00,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10,000 सिस्टम पॉइंट्स। रैंक स्कोर प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक विशेष उपहार पैक प्राप्त होगा। क्या आप मिशन को स्वीकार करते हैं? आर्यन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, शांत होने का नाटक किया और पूछा, जादुई मूर्ति रेलिक्स ये कोई साधारण चीज नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसे मुझे इनाम के रूप में देना चाहते हो? उसे इस मिशन को स्वीकार करना था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए थी। लुरकान ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। इस बार मैं जिस चीज को ले जा रहा हूँ वो हमारे पासा हॉल के सम्राट के लिए बहुत कीमती है। जादुई मूर्ति रेलिक्स उनमें से केवल एक है। अगर तुम मुझे इसे सुरक्षित रूप से सम्राट तक ले जाने में मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें जादुई मूर्ति रेलिक्स जरूर दूंगा। पासा हॉल एक व्यापारी संघ था जो डेविल संप्रदाय का एक मशहूर व्यापारी संघ था। हालांकि ये आर्यध्वज हॉल जितना मजबूत नहीं था, लेकिन यह भी दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर सबसे मजबूत व्यापारी संघ में से एक था। इसके अलावा डेविल संप्रदाय के कई मिशनों को इस पासा हॉल के द्वारा पूरा किया गया था। आर्यन के मुंह का कोना पीछे हट गया और उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा? लुरकान ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में केवल मैं ही उस जादुई मूर्ति रेलिक्स को खोल सकता हूँ और केवल मुझे ही पता है कि अंदर क्या है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आर्यन भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आर्यन, कृपया मिशन जल्दी स्वीकार कीजिए। सिस्टम की आवाज आई। आर्यन ने रीना को देखा और पूछा, उसके बारे में क्या? लुरकान ने रीना को यहाँ अकेले छोड़ना सही नहीं समझा। रास्ते में यह छोटी लड़की बहुत जिम्मेदार थी और उसके सभी भाड़े के समूह के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। लुरकान ने कहा, छोटी लड़की, तुम्हें हमारे साथ पासा हॉल चलना चाहिए। एक बार वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर तुम चाहो तो वापस अपने घर जा सकती हो। रीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बुजुर्ग, लेकिन मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगी। उसके लिए मुझे आपको सही सलामत पासा हॉल के सम्राट के पास भेजना होगा। यही मेरा सिद्धांत है। दरअसल वो यह भी जानना चाहती थी कि बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहा था। मिशन पहले से ही उसके भाड़े के समूह के स्तर को पार कर चुका था। अगर वो इस मिशन को पूरा कर सकती हैं, तो यह एक बहुत ही आकर्षक अस्तित्व होगा। उसे इसे पूरा करना था। इसके लिए ही वो रोग पहाड़ आई थी, लेकिन रास्ते में ही उन्हें डाकू मिल गए थे। आर्यन ने उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और व्यक्ति है या नहीं। चलो। आर्यन मुड़ गया और वहाँ से बाहर चला गया। वो मुख्य द्वार की ओर गया था, जहाँ हातिम ने पहले ही सभी लुटेरों को अपंग कर दिया था और उनको इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा रखा था। हातिम ने नादानी से कहा, बॉस, मैंने इन सभी को अपंग कर दिया है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हम कुछ नहीं जानते। लड़के, वीर मत बनो, मेरी जान बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो अपंग लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं मिशन को कैसे पूरा करूंगा? फिर आगे कुछ भी कहने से पहले उसने ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला और एक कट मारा, जिससे वो सभी तुरंत मारे गए। उसके दिमाग में उन लोगों के मरने की आवाज लगातार गूंजती रही। मिशन पूरा हो गया था। मिशन के लिए एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए उन सब को मरना पड़ा। एक मिशन को पूरा करना कोई साधारण बात नहीं थी, पर फिर भी आर्यन थोड़ा उदास लग रहा था। यह मिशन को पूरा करने पर मिले कम पॉइंट्स की वजह से था। रास्ते में आर्यन ने पूछा, जब तुम इतनी कीमती वस्तु ले जा रहे हो तो तुम अपनी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली लोगों को क्यों नहीं लेकर आए? बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं छिपाया, हमें भी डाकुओं से मिलने की उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि रोग पहाड़ का कोई डाकू युद्ध सम्राट होगा? उसने उसे ये नहीं बताया कि वो लोगों को लाकर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने यह नहीं बताया कि अंदर कोई था जिसने उसे धोखा दिया था और उसके खिलाफ साजिश रची थी। बूढ़े आदमी को चिंता थी कि अगर वो यह सब कहता है
तो आर्यन उसकी रक्षा करने से इनकार कर देगा। रीना ने आर्यन की ओर देखा और कहा, वीर, क्या आप मेरे भाड़े के दल में शामिल हो सकते हैं? आर्यन ने रीना की ओर देखा, वो बुरी नहीं लग रही थी। आर्यन ने रीना की ओर देखा, वो उतनी बुरी भी नहीं थी। हालांकि वो रूबी का शुद्ध और प्यारा रूप, वाणी का जांगलीपन, मेघा की कोमलता और मीरा की ठंडक को देखने का आदी था, तो उसे अब लड़कियों को देखकर उनके आकर्षण से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, क्या इसमें मेरा कुछ फायदा है? फायदा? हम मिशन हॉल से मिशन ले सकते हैं, अंक अर्जित कर सकते हैं और अपनी गिल्ड का लेवल बढ़ा सकते हैं। तुम्हें पता है, पूरे तरंग महाद्वीप पर केवल 10 किंग लेवल की गिल्ड हैं। इसके बारे में सोचो, जब हमारी गिल्ड 11वीं होगी तो यह कितना अच्छा होगा। उस दृश्य के बारे में सोचो, हम कितने मशहूर होंगे। रीना ये कहते हुए बहुत उत्साहित दिख रही थी, जैसे कि वो पहले ही किंग लेवल गिल्ड की लीडर बन चुकी हो। वो वास्तव में अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उसे इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उसके लिए किंग लेवल भाड़े का समूह कुछ मायने नहीं रखता था। अगर वो ऐसा चाहता तो इससे अच्छा वो अपने सिंह साम्राज्य को चलाता, जिसका कुलपति पद वो छोड़कर आया था। थोड़ी देर पहले रीना बोलते हुए बहुत उत्साहित थी, मगर आर्यन ने उसके दिल पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। इससे उसका मुंह उतर गया, जो एक उबले हुए बैंगन की तरह हो गया था। लुरकान ने आर्यन को गंभीरता से देखा और पूछा, क्या तुम किसी संप्रदाय के शिष्य हो? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूँ। ओह, तो यह इस तरह है। फिर आपने एक भाड़े के समूह में शामिल होने के बारे में क्यों नहीं सोचा? लुरकान ने उत्सुकता से पूछा। सामान्य परिस्थितियों में जो योद्धा किसी संप्रदाय में शामिल नहीं होते थे, वो एक भाड़े के समूह में शामिल होने का विकल्प चुनते थे। वो मिशन हॉल से एक मिशन लेकर और उसे पूरा करके पैसा कमाते थे। वो अपना मिशन लेवल भी बढ़ा सकते थे, जिससे उन्हें उच्च स्तर के मिशन मिलते थे और पैसे भी अच्छे मिलते थे। इसके अलावा अगर किस्मत अच्छी हो तो मिशन के दौरान कई बार खजाने भी मिल जाते थे। अगर वो कुछ स्पिरिचुअल चीजें हो तो यह उनके लिए जिंदगी भर की कमाई के बराबर होते थे। रीना ने हार नहीं मानी और कहा, ये सही है, मेरे भाड़े के समूह में शामिल हो जाओ। मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे। आर्यन ने मजाक में कहा, नाम बनाने में सक्षम? क्या बकवास है। तुम्हारे समूह के सभी लोग मर चुके हैं, क्या उन्होंने अपना नाम बनाया था? रीना फिर से सिकुड़ गई। वो अब वहीं जमीन खोदकर छिपना चाहती थी। तभी लुरकान ने कहा, ये सब मेरी गलती है। मैं वो हूँ जिसने सबसे निचले स्तर का मिशन जारी किया। आर्यन चौंक गया। उसने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक मिशन जारी करने के लिए उसने तुरंत पूछा, क्या कोई भी एक मिशन जारी कर सकता है? लुरकान ने जवाब दिया, बेशक आप कर सकते हैं। जब तक आपके पास मिशन हॉल अंक हैं, आप एक मिशन जारी कर सकते हैं। मिशन का इनाम, कठिनाई और समय सब आप पर निर्भर है। मिशन हॉल अंक। आर्यन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर से पूछा, मैं मिशन हॉल अंक कैसे कमाऊं? रीना को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी और तुरंत आगे बढ़कर कहा, मिशन पूरा करने के बाद इनाम के रूप में अंक मिलते हैं। यह मिशन हॉल के अंक अर्जित करने का एकमात्र तरीका है। लुरकान ने भी सिर हिलाया और कहा, मिशन के लिए मैंने जिन अंकों का उपयोग किया वो हमारे पासा हॉल के अंक थे। रीना ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, कैसा है? मेरे भाड़े की गिल्ड में शामिल हो जाओ, फिर मैं तुम्हें किंग लेवल तक पहुंचा दूंगी। आर्यन को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो अपने मन में सोच रही थी कि एक बार जब मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल कर लूंगी तो मेरी गिल्ड की ताकत तुरंत बहुत बढ़ जाएगी। उस समय तभी आर्यन ने पूछा, तुम्हारी गिल्ड का नाम क्या है? फैंटम किंग गिल्ड। थूक 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 थूक। आर्यन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने जबरदस्ती मुंह भर के पानी थूक दिया और रीना को अजीब तरह से देखा। रीना ने गर्व से भरे चेहरे के साथ दबंग तरीके से कहा, कैसा है? यह नाम अद्भुत है ना? आप एक पल में दंग रह गए, है ना? हाँ हाँ हाँ, यह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मैं पूरे 3 सालों से सोच रही हूँ।
आर्यन सच में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। फैंटम किंग, एक बार अपने तीखे मुंह को देखो, मुझे लगता है कि इसका नाम बड़बोलों की गिल्ड होना चाहिए था। वो वास्तव में इस बात को जानकर अवाक था कि उस मूर्ख ने इस नाम को सोचने के लिए 3 साल बर्बाद किए थे। इसके बाद आर्यन ने पूछा, इस वक्त तुम्हारी गिल्ड का लेवल क्या है? ये अभी ई लेवल पर हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही किंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। भले ही ये अभी शुरुआत हो, लेकिन जल्द ही हमारी गिल्ड आसमान की बुलंदियों पर होगी, रीना ने उत्साह से कहा। लेवल ई। आर्यन ने रीना की उभरी हुई छाती पर नजर डाली और कहा, पहाड़ की दोनों चोटी बड़ी हैं, शायद हो सकता है कि तुम्हारी गिल्ड भी बड़ी हो, आर्यन ने पूरी गंभीरता से कहा। भले ही उसे नहीं पता हो कि इस मिशन हॉल का सिस्टम क्या है, पर वो इतना तो समझ गया था कि ये ई लेवल सबसे निचले दर्जे का होगा। रीना को कुछ समझ नहीं आया कि आर्यन का पहाड़ की दोनों चोटी बड़ी हैं से क्या मतलब था। क्या आप मेरी गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं? उसने पूछा। वो बस इतना ही पूछ सकती थी क्योंकि वो आर्यन से उल्टा सवाल करके उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। आर्यन जोर से हंसा और कहा, क्या तुम्हारी फैंटम किंग गिल्ड सच में उतनी मजबूत है? रीना ने कहा, सच कहूँ तो ये अभी उस स्तर पर नहीं है जहाँ आप इसे सबसे मजबूत कह सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अगले कुछ महीनों में उस स्तर पर भी पहुँच जाएंगे और एस लेवल को पार करके किंग लेवल पर पहुँच जाएंगे। अगर तुम मेरी गिल्ड में शामिल होते हो तो तुम्हें इसके सदस्य होने के बहुत से फायदे मिलेंगे, जिनमें से एक ये है कि तुम्हें हर महीने सोने के सिक्के मिलेंगे। अभी उसे बेशर्मी से आर्यन को गिल्ड में लाने के लिए छलना पड़ा, क्योंकि आर्यन जैसे योद्धा के साथ वो एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में सक्षम होगी। फिर उसकी गिल्ड को सबसे मजबूत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्यन ने अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर उसने अपनी नजरें लुरकान की ओर घुमाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मिशन हॉल किस तरह की जगह है? लुरकान ने कहा, मिशन हॉल से आप एक मिशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने कुछ अंक खर्च किए और एक मिशन जारी किया, वहीं दूसरी तरफ रीना ने मिशन हॉल से उस मिशन को लिया था, तो मैंने जो अंक खर्च किए उनमें से कुछ अंक मिशन हॉल रखेगा और बाकी के अंक रीना को मिलेंगे। इन अंकों के बदले आप मिशन हॉल से कुछ भी ले सकते हैं, बस यह निर्भर करता है कि वो चीज कितने अंक की है और क्या आपके पास उतने अंक भी हैं। यह सुनकर अंत में आर्यन इसके लिए मान गया। ठीक है, मैं गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। यार, मुझे पता था कि तुम मान जाओगे। हाँ, रीना ने तुरंत एक अनुबंध कागज निकाला और कहा, इस पर हस्ताक्षर करें, फिर आप मेरी फैंटम गिल्ड का सदस्य होंगे। अब से आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। अगर कोई आपको धमकाने की हिम्मत करता है तो मैं उसे सबसे पहले सबक सिखाऊंगी। हाय, वो वास्तव में इस वक्त बहुत खुश थी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। आर्यन ने अनुबंध पर नजर डाली और अपने हाथ की लहर से उस पर हस्ताक्षर किए। रीना ने भी एक बैज निकाला और कहा, ये मेरी फैंटम किंग गिल्ड का बैज है, इनमें से हर एक मेरे द्वारा तराशा गया है। इसे अपने पास रखो, भविष्य में आप पासा हॉल के किसी भी मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। यह पीतल का टुकड़ा क्यों है? आर्यन बुरी तरह हंसा। रीना एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने कहा, चिंता मत करो, भविष्य में हम सोने, प्लेटिनम और हीरे के भी बेज रखेंगे। एक बार जब हम अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। ही ये बोलते हुए वो एक बच्चे की तरह खुश थी। उसकी नजरों में आर्यन एक विशेषज्ञ, एक वीर योद्धा, एक महान योद्धा था, जो एक युद्ध सम्राट को भी मार सकता था। अगर वो एक महान योद्धा नहीं था तो वो क्या था? जब आसमान में अंधेरा हो गया तो उन 4 लोगों का समूह अंत में पोलार्ड शहर में पहुंचा। ये शहर बहुत बड़ा था, फायर ग्लास शहर से भी बड़ा। शहर में प्रवेश करने के बाद लुरकान, आर्यन और बाकी दोनों को एक आलीशान सराय में ले आया और कहा, हम रात के लिए यहाँ आराम करेंगे, कल कुछ काम करेंगे और दोपहर में डेमन किंग शहर के लिए रवाना होंगे। वीर आर्यन, आपको जो कुछ खाना है बस मंगाए
आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने विशेष रूप से कुछ महंगी चीजें मंगाई जिनसे उसने मेज भर दी थी। इसके लिए वैसे भी उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। लुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले खाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद आर्यन, हातिम और रीना ने दिल से खाना शुरू कर दिया। हालांकि तभी कुछ मिनट बाद ही आलीशान कपड़े पहने एक सुंदर लड़का अंदर आया जो दिखने में अमीर लग रहा था। उसके साथ 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। रीना का चेहरा बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर लड़के ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। रीना, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुका हूँ और चाचा पहले ही मुझे माफ कर चुके हैं। मेरे साथ वापस आओ, चाचा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा था। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्या आपके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना है? मैं अभी भी एक मिशन के बीच में हूँ, तो मैं वापस नहीं जा रही हूँ। सुंदर लड़का थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था क्योंकि उसने कहा, एक मिशन? रीना, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी लॉर्ड आंगन में नहीं आऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। रीना ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ये मेरा काम नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। कृपया क्या आप हमें खाना खाने दे सकते हैं और यहाँ से दफा हो सकते हैं? उस सुंदर लड़के ने सीधे रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रीना, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं रीना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि लड़के की शक्तियाँ रीना की तुलना में कई गुना अधिक थी। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। आर्यन ने अपनी चम्मच नीचे रखी, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे आराम से खाना खाने दे सकते हो? सुंदर लड़के ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कुत्ते, चल यहाँ से दफा हो। हातिम ने अचानक कटोरा नीचे रख दिया और उस सुंदर लड़के को गाय की तरह अपनी आंखों से देखा। वो उसे एकटक देख रहा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। सुंदर लड़के को उसे देखकर थोड़ा डर लगा और उसने गुस्से में कहा, कुत्ते, तुमने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा है ना? रीना चिल्लाई। करण, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त? करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कचरा दोस्ती के लायक हैं। इस मेज पर मौजूद व्यंजनों को देखो, वो सभी सबसे महंगे हैं। यह साफ है कि वो तुम्हें एक दोस्त की तरह नहीं मानते हैं। क्या ये गरीब कमीने इतना अच्छा खाना खा सकते हैं? करण ने तिरस्कार के साथ कहा। जिस क्षण से वो अंदर आया, वो इस बात से नाखुश था कि आर्यन और हातिम रीना के साथ एक ही मेज पर खाने के लिए बैठे थे। वो इस योग्य नहीं थे, इससे भी अधिक, क्योंकि रीना उसकी थी। रीना अचानक खड़ी हो गई और कहा, करण, कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। करण ने रीना को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, पर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या ये कहना गलत है कि ये गरीब हैं? क्या ये कहना अच्छा नहीं है कि तुम गरीब के साथ कचरे भी हो? क्या तुम जानते हो कि ये व्यंजन क्या है? क्या तुम जानते हो कि एक मेज की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। करण का प्रत्येक शब्द घमंड से भरा हुआ था। उसके पीछे के 2 लोगों ने भी तिरस्कारपूर्ण उपहास का खुलासा किया। उनकी नजर में आर्यन केवल एक युद्धराज था। इस तरह की शक्तियों के साथ वो वास्तव में एक कचरा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसा करने में सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए? वो जल्दबाजी में नहीं था और देखना चाहता था कि ये नमूना और क्या क्या कर सकता है। करण ने शालीनता से हंसते हुए कहा, इस सराय में भोजन पोलार्ड शहर में सबसे अच्छा माना जा सकता है। थोड़ा या ज्यादा, कम से कम कुछ 1000 चांदी के सिक्के का है। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? करण ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हें लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी लड़की के खर्चे पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो तुम जैसे फटीचर के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रैम, रीना ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, करण, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ।
आर्यन के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने कहा, तो फिर मुझे लड़कियों का खर्च उठाने के लिए कितने पैसे चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं सच में यह जानना चाहता हूँ। क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? तो चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की का खर्च झेलने के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे होने चाहिए। ये बोलते हुए करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसकी अभिव्यक्ति घमंड और अहंकार से भरी हुई थी। वो हमेशा से आर्यन जैसे सभी गरीब योद्धाओं को नीचा दिखाता और उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन अगर कोई उसके खिलाफ कदम उठाता तो वो उसका मुंह पैसों से बंद कर देता था। इससे उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती थी, इतनी कि वो इसके लिए एक लड़की को भी छोड़ सकता था। फिर उसने चारों ओर देखा और सभी की नजरों के सामने मेज पर सोने के सिक्कों से भरा थैला फेंक दिया। आर्यन ने बिना अपनी जगह से हिले सिक्कों को देखा और पूछा, वाह, तुम तो बहुत अमीर हो। करण ने शालीनता से कहा, चलो अच्छा है कि तुम यह समझ गए, तो अब तुरंत यहाँ से दफा हो। वो अभी बोल ही रहा था कि आर्यन ने अपना एक हाथ उठाया और अपनी एक उंगली से इशारा किया, दोस्त थोड़ी देर के लिए यहाँ आना। नौकर चौंक गया और अपने दिल में फुसफुसाया, इस तरह के किसी को बुलाना वास्तव में खास है, लेकिन यह बहुत अच्छा नहीं है। नौकर तुरंत उसके पास आया, झुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, साहब क्या आपको कुछ और भी चाहिए? आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से एक आत्मा पत्थर बाहर निकाला और कहा, ये हमारे खाने के बिल के पैसे हैं। जब आत्मा पत्थर को सबके सामने लकड़ी की मेज पर रखा गया तो आत्मा ऊर्जा की एक घनी मात्रा तीव्र गति से चारों ओर फैल गई, जिसे कोई भी योद्धा आसानी से पहचान सकता था और बता सकता था कि ये एक उच्च गुणवत्ता वाला आत्मा पत्थर है। नौकर हैरान रह गए और बोला, यह एक आत्मा पत्थर है। खाने के बिल के लिए ये भुगतान कुछ ज्यादा ही है, और इसके अलावा हमारे पास हमारी छोटी सी दुकान में खुले पैसे भी नहीं हैं। आर्यन ने उदासीनता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं हैं। मेरे लिए एक और मेज सजाओ, मेरा भाई अभी तक भूखा है। ठीक है, मेज की आप चिंता ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ हर रोज 1 महीने तक खाते हैं। आपके लिए एक मेज यहाँ हमेशा उपलब्ध रहेगी। नौकर ने आत्मा पत्थर लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी आर्यन ने एक और आत्मा पत्थर निकाला और कहा, यह तुम्हारी टिप है। नौकर तुरंत स्तब्ध रह गया। वो आर्यन के सामने लगभग घुटने टेकने लगा। मेज पर मौजूद आत्मा के पत्थरों को देखकर और फिर आर्यन को देखकर उसे लगा कि आर्यन एक जीवित भगवान है। क्या यह सिर्फ एक आत्मा पत्थर नहीं है? इसे ले लो, आर्यन ने उदारता से कहा। करण की ओर तिरस्कार के साथ देखा और तिरस्कार से कहा, क्या तुम अभी भी सोने के सिक्कों और आत्मा पत्थर में कोई अंतर करना चाहते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब गरीब फटीचर कौन है? यह करण के चेहरे पर सटीक और बेरहमी से मारा गया थप्पड़ था। वास्तव में 1 लाख सोने के सिक्के एक आत्मा पत्थर की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर करण ने मेज पर रखे 1 लाख सोने के सिक्कों को आत्मा पत्थर के बगल में देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे कि आर्यन ने उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा हो। यह बहुत असहनीय था, बहुत अप्रिय था। हातिम की आंखें सिकुड़ गईं और उसने करण को अजीब तरह से देखते हुए कहा, गरीब। उसी समय रीना ने सदमे में आर्यन की ओर देखा और कहा, वो एक आत्मा का पत्थर है। आपने सच में इसे एक टिप के रूप में दिया। क्या आप जानते हैं कि एक आत्मा पत्थर की कीमत कितनी है? आर्यन की आंखें मुड़ गईं और उसने रीना की ओर देखा, जिसकी आंखों में उदासी का निशान और अत्याचार का भाव था। वो सीधे रीना की बगल में बैठ गया और धीरे से उसके छोटे हाथों को पकड़ते हुए बोला, कोई भी आत्मा पत्थर कितना भी कीमती क्यों ना हो, फिर भी वो तुम्हारे एक बाल जितना भी कीमती नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे दिल सहित। उसकी काली आँखें, उसकी स्नेही अभिव्यक्ति के साथ, उसके इन शब्दों के साथ कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाएगी। विशेष रूप से अंतिम वाक्य, मेरे दिल सहित, जिसने अपनी युवावस्था में एक युवा लड़की को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया। ये देखकर करण तुरंत स्तब्ध रह गया। लड़कियों को इस तरह अपनी ओर करना
वास्तव में एक अहंकारी, दबंग और कोमल बर्ताव था। करण अंदर से गुस्से में जल रहा था। उसकी मुट्ठी कसकर जकड़ ली गई थी। उसके जोड़ों से विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। उसके हाव भाव बेहद बदबूदार थे। अभी तक 2 थप्पड़ थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर 200 से अधिक थप्पड़ थे। यह बेहद दर्दनाक था। करण कौन था? करण मोलाड शहर की सबसे मजबूत और ताकतवर भाड़े की गिल्ड्स में से एक ब्लू टाइटन गिल्ड के लॉर्ड का बेटा था। उसे बेहद शक्तिशाली कहा जा सकता है। भाई लोग, ये चैप्टर अपना इंसेंटिव बचाने के लिए डाला है। मैं इसे 1 घंटे में ठीक करता हूँ। गिल्ड लीडर के इकलौते बेटे के रूप में वो एक घमंडी और अभिमानी लड़का था। मोलाड शहर में उसे कभी भी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था। उसने गुस्से में अचानक उनकी खाने की मेज पकड़ ली और उसे उलटने ही वाला था कि तभी हातिम ने उसकी गर्दन पर एक कांटेदार चम्मच रख दी और उसे धीरे से दबाते हुए बोला, मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। इससे करण चौंक गया और उसने उनकी खाने की मेज को नहीं उल्टा। इसके बजाय उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो, जो अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो। तुमने करण की लड़की को चुराने की हिम्मत की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा? मैं तुम दोनों को कुचलकर मार दूंगा। वो खुश नहीं था कि वो शांत अभिनय में आर्यन को हरा नहीं सका। हालांकि उसका मानना था कि बहुत जल्द आर्यन उसके सामने जमीन पर घुटने टेकेगा और उससे दया की भीख मांगेगा। फिर वो जोर से चिल्लाया, कुत्तों, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 2 आत्मा पत्थर हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस दुनिया में युद्ध शक्ति का सम्मान किया जाता है। हमला। इसी के साथ उसके साथ आए दोनों योद्धा अचानक आर्यन की ओर बढ़े। आर्यन ने एक नजर उन दोनों को देखा, फिर हातिम की ओर अपनी आंखें घुमाई। हातिम, इन लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो, मुझे शांति से खाना खाना है। हातिम अचानक उठ गया और कहा, ठीक है मास्टर। 3 मीटर लंबे शरीर और बड़ी मात्रा में मांसपेशियों के साथ वो अचानक खड़ा हो गया, जिससे करण इतना डर गया कि वो लगभग जमीन पर गिर गया। उसके पीछे चल रहे 2 अनुयायी भी हैरान रह गए। शुरू में जब वो बैठा हुआ था तो उन्हें यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब वो खड़ा हुआ तो उसके हट्टे कट्टे मजबूत शरीर को देखकर वो दंग रह गए। तुम लोग अभी भी वहाँ किस लिए खड़े हो? उसे मार डालो, करण ने अपने आदमियों पर चिल्लाया। उसके दोनों आदमी आगे बढ़े और हातिम पर हमला कर दिया। बाम बाम। आर्यन ने अनुबंध पर नजर डाली और अपने हाथ की लहर से उस पर हस्ताक्षर किए। रीना ने भी एक बैज निकाला और कहा, ये मेरी फैंटम किंग गिल्ड का बैज है। इनमें से हर एक मेरे द्वारा तराशा गया है। इसे अपने पास रखो। भविष्य में आप पासा हॉल के किसी भी मिशन को स्वीकार कर सकते हैं। यह पीतल का टुकड़ा क्यों है? आर्यन बुरी तरह हंसा। रीना एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने कहा, चिंता मत करो, भविष्य में हम सोने, प्लेटिनम और हीरे के भी बेज रखेंगे। एक बार जब हम अपना स्तर बढ़ा लेंगे तो हम बहुत अमीर होंगे। ही ये बोलते हुए वो एक बच्चे की तरह खुश थी। उसकी नजरों में आर्यन एक विशेषज्ञ, एक वीर योद्धा, एक महान योद्धा था, जो एक युद्ध सम्राट को भी मार सकता था। अगर वो एक महान योद्धा नहीं था तो वो क्या था? जब आसमान में अंधेरा हो गया तो उन 4 लोगों का समूह अंत में पोलार्ड शहर में पहुंचा। ये शहर बहुत बड़ा था, फायर ग्लास शहर से भी बड़ा। शहर में प्रवेश करने के बाद लुरकान, आर्यन और बाकी दोनों को एक आलीशान सराय में ले आया और कहा, हम रात के लिए यहाँ आराम करेंगे, कल कुछ काम करेंगे और दोपहर में डेमन किंग शहर के लिए रवाना होंगे। वीर आर्यन, आपको जो कुछ खाना है बस मंगाए, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने विशेष रूप से कुछ महंगी चीजें मंगाई जिनसे उसने मेज भर दी थी। इसके लिए वैसे भी उसे पैसे देने की जरूरत नहीं थी। लुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले खाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद आर्यन, हातिम और रीना ने दिल से खाना शुरू कर दिया। हालांकि तभी कुछ मिनट बाद ही आलीशान कपड़े पहने एक सुंदर लड़का अंदर आया जो दिखने में अमीर लग रहा था। उसके साथ 2 लोग उसके पीछे चल रहे थे और उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। रीना का चेहरा बदल गया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदर लड़के ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रीना क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुका हूँ और चाचा पहले ही मुझे माफ कर चुके हैं। मेरे साथ वापस आओ, चाचा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा था। रीना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए? क्या आपके व्यवसाय का मुझसे कोई लेना देना है? मैं अभी भी एक मिशन के बीच में हूँ, तो मैं वापस नहीं जा रही हूँ। सुंदर लड़का थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था क्योंकि उसने कहा, एक मिशन? रीना मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी लॉर्ड आंगन में नहीं आऊँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। रीना ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा, ये मेरा काम नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं। कृपया क्या आप हमें खाना खाने दे सकते हैं और यहाँ से दफा हो सकते हैं? उस सुंदर लड़के ने सीधे रीना का हाथ पकड़ लिया और कहा, रीना कृपया मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं रीना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि लड़के की शक्तियाँ रीना की तुलना में कई गुना अधिक थी। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सकी। आर्यन ने अपनी चम्मच नीचे रखी, अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे आराम से खाना खाने दे सकते हो? सुंदर लड़के ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, कुत्ते चल यहाँ से दफा हो। हातिम ने अचानक कटोरा नीचे रख दिया और उस सुंदर लड़के को गाय की तरह अपनी आंखों से देखा। वो उसे एकटक देख रहा था, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। सुंदर लड़के को उसे देखकर थोड़ा डर लगा और उसने गुस्से में कहा, कुत्ते तुमने अपने बाप को पहले कभी नहीं देखा है ना? रीना चिल्लाई। करण अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त? हम? करण ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कचरा दोस्ती के लायक हैं। इस मेज पर मौजूद व्यंजनों को देखो, वो सभी सबसे महंगे हैं। यह साफ है कि वो तुम्हें एक दोस्त की तरह नहीं मानते हैं। क्या ये गरीब कमीने इतना अच्छा खाना खा सकते हैं? करण ने तिरस्कार के साथ कहा। जिस क्षण से वो अंदर आया, वो इस बात से नाखुश था कि आर्यन और हातिम रीना के साथ एक ही मेज पर खाने के लिए बैठे थे। वो इस योग्य नहीं थे, इससे भी अधिक, क्योंकि रीना उसकी थी। रीना अचानक खड़ी हो गई और कहा, करण कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। करण ने रीना को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, पर उसने आर्यन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या ये कहना गलत है कि ये गरीब हैं? क्या ये कहना अच्छा नहीं है कि तुम गरीब के साथ कचरे भी हो? क्या तुम जानते हो कि ये व्यंजन क्या है? क्या तुम जानते हो कि एक मेज की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाता। करण का प्रत्येक शब्द घमंड से भरा हुआ था। उसके पीछे के दो लोगों ने भी तिरस्कारपूर्ण उपहास का खुलासा किया। उनकी नजर में आर्यन केवल एक युद्धराज था, इस तरह की शक्तियों के साथ वो वास्तव में एक कचरा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें ऐसा करने में सक्षम होने के लिए क्या करना चाहिए? वो जल्दबाजी में नहीं था और देखना चाहता था कि ये नमूना और क्या क्या कर सकता है। करण ने शालीनता से हंसते हुए कहा, इस सराय में भोजन पोलार्ड शहर में सबसे अच्छा माना जा सकता है। थोड़ा या ज्यादा, कम से कम कुछ हजार चांदी के सिक्के का है। क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं।
अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। बिजली के टकराने की दो नीरस आवाजें सुनाई दी। दो काली आकृतियां एक सीधी रेखा में उड़ी और सड़क पर जाकर गिरी। वो दोनों मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर लेट गए। हातिम ने अपने हाथ फटकारे और नादानी से कहा, मास्टर, हमारा काम पूरा हो गया है। लड़ाई खत्म करने के 1 सेकंड बाद हातिम ने करण की ओर देखा और पूछा, मास्टर, इस गरीब कमीने का क्या करना है? करण भौंचक्का रह गया। वो पूरी तरह से बौखला गया था। दुकान के बाकी ग्राहक के साथ ही दुकान सहायक और दुकानदार सभी स्तब्ध रह गए। उन सभी ने अभी 2 युद्ध बुजुर्गों को सिर्फ एक थप्पड़ में बाहर की ओर उड़ते हुए देखा था। उनकी नजरों में यह कुछ ऐसा था जो एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आर्यन खड़ा हुआ, करण की ओर देखा और कहा, तुम अभी मुझे क्या बताना चाहते थे? युद्ध शक्ति का सम्मान किया जाता है ना? अब शासक कौन है और कुत्ता कौन है? करण का चेहरा बेहद बदबूदार था। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, हाँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे एक एक करके लड़ो। उसकी राय में आर्यन केवल एक भाग्यशाली लड़का था जिसे एक शक्तिशाली अंगरक्षक मिल गया था, वरना वो खुद एक कचरे का टुकड़ा होगा जो हमेशा अपने अंगरक्षक के पीछे खड़ा होता है। उसे आर्यन की लेवल 7 युद्धराज की शक्ति का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी शक्तियां लेवल 9 युद्धराज की थी। आर्यन से 2 लेवल ऊपर एक ऐसा अस्तित्व जो उसे पूरी तरह से कुचल सकता था। बेशक यह केवल उसकी सोच थी, जबकि आर्यन के मुंह का कोना थोड़ा पीछे मुड़ गया। एक एक करके हाँ, करण ने सोचा कि आर्यन डर गया था और कहा, यह क्या है? हिम्मत नहीं है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी लड़की को अकेला छोड़ दो। मोलाड शहर में इधर उधर पूछो, कौन नहीं जानता कि रीना मेरी लड़की है। रीना खड़ी हुई और बोली, करण, ध्यान से सुनो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गए हैं। जाओ मेरे पिता को ढूंढो, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अब से मुझे परेशान मत करना। करण और भी नाखुश था और बोला, कमीने, क्या तुम में मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत है? आज मैं तुम्हें रौंद कर मार दूंगा। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान ठंडी हो गई और कहा, क्या तुम निश्चित हो? करण ने शालीनता से कहा, मुझे यकीन है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, बेरहमी से एक थप्पड़ उसके मुंह पर आकर लगा, जिससे करण तुरंत जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा और आंखें लाल हो गई। आर्यन ने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या हुआ? क्या तुम अभी भी मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो? वैसे मुझे अभी भी मजा नहीं आया। अब जल्दी खड़े हो, मुझे तुमसे और लड़ना है। उसका थप्पड़ तेज, सटीक और निर्दयी था। इससे पहले कि करण कोई प्रतिक्रिया दे पाता या फिर जमीन से उठ पाता, उसने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। करण थोड़ा गुस्से में था। उसके गाल उसे अपने नहीं लग रहे थे। वो सुन्न हो गए थे। वो दर्द को भी महसूस नहीं कर सकता था और आर्यन द्वारा लगातार 2 थप्पड़ मारे जाने के बाद उसका गुस्सा आसमान तक बढ़ गया और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन हैं? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारा दादा कौन है। करण ने उसे उलझन में देखा और पूछा, मेरा दादा? आर्यन ने एक तीखी मुस्कान का खुलासा किया और कहा, वो मैं हूँ। ये सुनकर करण का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा, कुत्ते, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। आज सारी दुनिया देखेगी। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, आर्यन ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर हवा में उठा दिया। फिर उसने अपना ड्रैगन स्लेयर बाहर निकाला और उसे उसकी गर्दन पर रखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा के सामने ऊंची आवाज में बोलने की? यहाँ तक कि तेरा बाप भी मेरे सामने एक शब्द भी नहीं बोलता। ड्रैगन स्लेयर की अभिमानी और खतरनाक आभा ने करण को कुचल कर रख दिया।
जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। करण का पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर बेतहाशा कांप रहा था। उसने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा, महान 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 नायक, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूँगा। आर्यन हंस पड़ा और कहा, अरे क्या हुआ, ऐसा मत करो, मुझे अभी और लड़ना है। तुम और ज्यादा घमंडी बनो। क्या तुम्हारे पिता शक्तिशाली नहीं है? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते? अब जल्दी करो और मुझे मारो। करण ने जमीन पर घुटने टेक दिए। वो सिर्फ ड्रैगन स्लेयर से इतना घबरा गया था क्योंकि उसका लाखों किलो का वजन उसके कंधे पर रखा था। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हिलने की हिम्मत करता तो उसका सिर उसके पैरों में पड़ा होता। इसके अलावा वो एक उग्र ड्रैगन की गर्जना भी महसूस कर सकता था, जो सिर्फ आर्यन का आदेश मिलते ही उसे बीच में से चबाने के लिए तैयार बैठा था। उसके जन्म के बाद से वो कभी भी इतना डरा नहीं था जितना वो अब डरा हुआ था। महान नायक, कृपया मेरी जान बख्श दो, मैं वास्तव में हिम्मत नहीं करूँगा। मैं गरीब हूँ, मैं एक ग्रामीण व्यक्ति हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ। उसने दया की भीख मांगते हुए कहा और उसने अपने चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ मारे। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम अब फिर कभी मेरी गिल्ड लीडर को परेशान करोगे? गिल्ड लीडर? यह सुनकर करण हैरान रह गया और उसने अपना सिर घुमाकर आर्यन की ओर देखा और उसकी छाती पर लगा बेज देखा। एक पल के लिए वो कुछ बोल ना सका। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, मैं सच में ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं सच में रीना को अब से परेशान नहीं करूँगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? क्या तेरी औकात है उसका नाम लेने की? आर्यन ने उसकी ओर देखा। करण ने तुरंत अपने शब्द बदल लिए और कहा, मिस रीना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। जब मैं घर जाऊँगा तो मैं अपने पिता से कहकर अपनी सगाई भी तोड़ दूंगा। अरे वो तुम्हारी है, मैं तो तुम्हारी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा था ना, आर्यन ने कहा। नहीं नहीं, भूल जाओ उस बारे में, वो अब मेरी नहीं है। मैं जल्दी ही उसके साथ सगाई तोड़ दूंगा, करण ने गुस्से में कहा। रीना ने भी कहा, उसे छोड़ दो, इस बारे में भूल जाओ। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि करण की पृष्ठभूमि क्या है। उसके पिता मोलार्ड शहर की सबसे मजबूत गिल्ड को चलाते थे, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड यानी कि उसके पिता भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, और यही कारण था कि उन दोनों की सगाई की गई थी। अगर आर्यन करण को मार देता है तो वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, इसलिए रीना ने उसे रोका था। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को उसकी गर्दन से हटाया और उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वो लुढ़कते हुए दुकान से बाहर जाकर गिरा। वहां मौजूद लोग हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आर्यन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भले ही वो उससे डरे हुए हों, हालांकि वो अपने दिलों के अंदर जानते थे कि उस लड़के को मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने मोलार्ड शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान से पंगा लिया है। सराय के बाहर पड़ा करण जमीन से उठा और आंखों में एक हत्या का इरादा लिए हुए उसने सराय के अंदर की ओर देखा और खुद से कहा, कुत्ते, बस तू इंतजार कर, मैं अपने साथ हुए हर एक अपमान का बदला तुमसे गिन गिन कर लूंगा। वो उन लोगों में से नहीं था जो एक बार अपमान होने के बाद चुपचाप बैठ जाया करते हैं। वो अपने साथ हुए छोटे छोटे से हादसे का बदला लेने वालों में से था, और जिस तरह आर्यन ने आज सबके सामने उसका मजाक बनाया था, इसके लिए तो वो उसकी कई बार जान लेगा। इस बीच एक दूसरी जगह पर, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ये एक सौदा रहा, आप आश्वस्त रह सकते हैं। मेरी गिल्ड के साथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी यात्रा सहज होगी। कौन मुझे पार करने की हिम्मत करेगा? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, किसी डेमन शहर तक कोई भी हमारे रास्ते को काटने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा। उसके सामने लुरकान खड़ा था, जिसने मुस्कुराते हुए कहा,
तो फिर ठीक है, अब मैं ब्लू टाइटन गिल्ड के लॉर्ड धामेश पर सब कुछ छोड़ता हूँ। धामेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर हम सी डेमन शहर के लिए कल रवाना होंगे। लुरकान ने कहा, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। धामेश अपने हॉल में लौट आया और आत्मा पत्थरों का एक थैला निकाला, जिसे उसने अपने हाथ में कई बार तौला और धीरे से कहा, 100 आत्मा पत्थर, हा हा हा। तभी हॉल में कोई आया और धामेश के सामने घुटने टेककर बोला, बधाई हो मलिक, इस बार आपने एक अच्छा हाथ मारा है। यह पहली बार है कि जब कई सालों बाद हमारी ब्लू टाइटन गिल्ड को 100 आत्मा पत्थर का मिशन मिला है। अब जब हम इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो हमारी गिल्ड एक किंग लेवल की गिल्ड बनने से बस कुछ कदम दूर होगी। यह जश्न मनाने का वक्त है। यह एक नौकर के कपड़ों में बूढ़ा आदमी था, जो शायद ब्लू टाइटन गिल्ड का एक बुजुर्ग था। उसकी बात सुनकर धामेश जोर से हंसा। उसकी ब्लू टाइटन गिल्ड वास्तव में अभी एक ए रैंक की गिल्ड थी और अभी भी एक किंग लेवल गिल्ड बनने से कई कदम दूर थी। अगर उसने इस मिशन को पूरा कर लिया तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसा कि नौकर ने कहा था। वो एक किंग लेवल की गिल्ड बनने के एक और कदम नजदीक होंगे। ये तो सबको पता है कि पूरे तरंग महाद्वीप पर सिर्फ 10 किंग लेवल की गिल्ड है और वो उनमें से अपनी गिल्ड को 11वां बनाना चाहता था। उसी समय धामेश ने अपने दिल में सोचा, तुम आखिर क्या चाहते हो? एक मिशन का पुरस्कार वास्तव में 300 आत्मा पत्थर हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। इतने आत्मा पत्थर खर्च करना किसी फिजूल खर्ची के लिए तो नहीं होगे। आखिर चल क्या रहा है? पासा हॉल डेविल सम्राट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें जरूर कुछ तो खास सामान है, लेकिन आखिर वो है क्या, वो भी जानना चाहता था। हालांकि यह किसी भी गिल्ड के नियमों के खिलाफ था कि वो एक मिशन के सामान के बारे में कुछ भी पूछताछ करें, पर धामेश अलग था। उसने धीमी आवाज में नौकर से कहा, जलाल, मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वो सामान क्या है। जल्दी जाओ और उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करो। जलाल ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी जाता हूँ। उसी समय करण रोते हुए अंदर आया और चिल्लाया, पिताजी, 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 किसी ने मुझे मारा। धामेश ने भौहें उठाई और जलाल से कहा, तुम पहले जाओ। करण हॉल में घुसा और धामेश को अपना मुंह दिखाया और कहा, पिताजी, किसी ने आपके बेटे के चेहरे पर मारा है और उसकी नजरों में आप कुछ भी नहीं हैं। वो आपसे बिल्कुल नहीं डरता है। धामेश को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें रीना को वापस लेकर आने के लिए नहीं कहा था? फिर तुम कहाँ गए थे? लगता है तुम्हें बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। करण ने तुरंत कहा, मैं उसे ही लेने गया था। मैंने उससे माफी भी मांगी, लेकिन पिताजी, आपके बेटे के साथ धोखा हुआ है। यहाँ तक कि आपके बेटे को बुरी तरह से मारा भी गया। मैंने आपके नाम का इस्तेमाल भी किया, पर उन्हें आपका भी डर नहीं है। धामेश ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम मुझे बताओगे भी कि हुआ क्या? करण ने कहा, वो चुड़ैल रीना एक लड़के को अपने साथ लाई है। उसी ने मुझे पीटा। उसने हमारी ब्लू टाइटन गिल्ड को रौंद कर खत्म करने की धमकी भी दी। जब मैंने ये सुना तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर उससे लड़ाई की, लेकिन वो 2 लोग थे और रीना भी उनकी मदद कर रही थी। मेरा चेहरा देखो, ये सूज गया है। पिताजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे मारा है, लेकिन आप हमारी ब्लू टाइटन गिल्ड का ऐसे अपमान होते हुए नहीं देख सकते। आपको कुछ करना ही होगा, वरना लोग हमारी गिल्ड को कमजोर समझेंगे। उसे बात को अच्छे से बढ़ाकर चढ़ाकर अपने पिताजी के सामने पेश किया। इसका असर धामेश पर हुआ भी। उसका पहले से अच्छा मूड अब खराब हो चुका था और उसे गुस्से आ गया था। आखिर किसी ने उसकी गिल्ड को कम करके आका था। वो कौन है जिसने हमारे इलाके में आकर हमारी गिल्ड को कमजोर समझा? मुझे लगता है कि उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है।
वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। दूसरी ओर सराय में आर्यन ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद वो अपने आलीशान आंगन में लौट आया था, जिसे उसने सिर्फ 2 आत्मा पत्थर देकर खरीद लिया था। अब सराय के नौकर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो वहाँ का मालिक हो। आंगन की सीढ़ियों पर हातिम बैठा था, जिसके बगल में एक विशाल ताबूत रखा था। उसे आर्यन ने वहाँ पहरा देने के लिए बैठाया था। जब तक आर्यन नहीं कहता, वो मौत के देवता को भी अंदर आंगन में प्रवेश करने नहीं देता। अंदर आंगन में आर्यन अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठा था। उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। इस वक्त वो वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था। दरअसल उसने अपनी डेविल बॉडी को सक्रिय किया हुआ था और वो डेविल टोकन की मदद से डेविल स्पेस में प्रवेश कर रहा था। बधाई हो आर्यन, तुम डेविल स्पेस के पहले चरण में प्रवेश कर गए हो। डेविल स्पेस में आते ही आर्यन अपनी शक्तियों में थोड़ी तेजी से बढ़ोतरी महसूस कर सकता था। डेविल स्पेस एक ऐसी जगह थी जहां आर्यन अपनी शक्तियों को बाहर की दुनिया से दोगुनी रफ्तार से बढ़ा सकता था। डेविल स्पेस को 9 चरणों में बांटा गया था। हर एक चरण पर शक्तियों को पहले चरण की तुलना में और भी तेजी से बढ़ाया जा सकता था। यानी कि अगर आर्यन पहले चरण पर दोगुनी रफ्तार से शक्तियों को बढ़ाता है तो 9वें चरण पर यह गति 9 गुना हो जाएगी। ये वास्तव में कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया जगह है। मैं यहाँ बाहर की तुलना में भी अपनी सभी स्किल्स को और भी तेजी से लेवल अप कर सकता हूँ। मुझे वास्तव में ऐसी किसी जगह की बहुत जरूरत थी। आर्यन चुपके से अपने दिल में बहुत खुश था। जिन तकनीकों का वो अभी अभ्यास कर रहा था उनका स्तर बढ़ाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में उसे उनके लेवल बढ़ाने में कितना वक्त लगता। उदाहरण के लिए ड्रैगन स्लेयर तकनीक का सिर्फ एक लेवल बढ़ाने के लिए उसे 1 लाख निपुणता पॉइंट्स की जरूरत पड़ती। वो नहीं जानता था कि वो अगले स्तर पर कब तक पहुंचती। आर्यन के लिए उसकी सबसे जरूरी तकनीक, जिसका स्तर वो सबसे जल्दी बढ़ाना चाहता था, वो सोलस्टम तकनीक थी। उसका स्तर अभी लेवल 2 पर था, फिर भी उसके एक बार सक्रिय होने से उसकी शक्तियां 4 गुना तक बढ़ जाती थी। हालांकि इसमें अभी भी एक दिक्कत थी, उसका शरीर अभी भी उतनी शक्तियों को नहीं संभाल पाता था। इसलिए उसको अपनी सोलस्टम तकनीक के साथ अपने शरीर को भी मजबूत करने की जरूरत थी। जब तक कि वो एक युद्ध सम्राट नहीं बन जाता, तब तक के लिए उसे कमजोर माना जा सकता था। भले ही वो एक युद्ध सम्राट बन जाए, फिर भी वो कमजोर रहेगा, क्योंकि एक कम लेवल का युद्ध सम्राट भी किसी काम का नहीं था। उदाहरण के लिए पार्थ और चंद्रपाल को लिया जा सकता है, जिनमें से चंद्रपाल एक लेवल 2 का युद्ध सम्राट था, जिसको आर्यन ने केवल एक ही बार में खत्म कर दिया था। वहीं पार्थ एक लेवल 9 का युद्ध सम्राट था, जिसके मामले में सब कुछ उल्टा था। पार्थ ने उसे केवल कुछ ही वारों में लगभग जान से मार दिया था। पार्थ, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगा। बस उस दिन का इंतजार कर जब मैं स्वर्ग संप्रदाय में आकर तुम्हें सबके सामने कुचलूंगा। उस दिन में तुमसे हर एक चीज का हिसाब किताब लूंगा, आर्यन ने अपने मन में सोचा। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। इसी के साथ उसने उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। निपुणता पॉइंट्स +2। डेविल स्पेस में अभ्यास करने से उसके निपुणता पॉइंट्स 2 गुना बढ़ रहे थे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें उसकी ट्रयू एनर्जी बहुत कम मात्रा में खर्च हो रही थी। फिर उसने अपने दोनों हाथों से एक अजीबो-गरीब सील बनाई और चिल्लाया, सीलिंग स्पिरिट तकनीक। डेविल स्पेस में एक चमक दिखाई दी, जो जल्द ही गायब हो गई। उसके बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी, विफलता, निपुणता पॉइंट्स +2। फिर आर्यन ने अपनी दोनों तकनीक, सोलस्टम तकनीक और सीलिंग स्पिरिट तकनीक का लगातार अभ्यास किया। सोलस्टम तकनीक, विफलता, निपुणता पॉइंट्स +2। सोलस्टम तकनीक, विफलता, निपुणता पॉइंट्स +2। सीलिंग स्पिरिट तकनीक, विफलता, निपुणता पॉइंट्स +2।
सीलिंग स्पिरिट तकनीक। विफलता निपुणता पॉइंट्स +2। आर्यन अपनी पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहा था। उसे ऐसा करना ही पड़ा क्योंकि 3 साल का समय बहुत कम था। सोलस्टम तकनीक और सीलिंग स्पिरिट तकनीक के अलावा भी उसने उन सभी तकनीकों का अभ्यास किया जिनका वो यहाँ स्तर बढ़ा सकता था। एकमात्र स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक ऐसी थी जिसने सबसे अधिक उसका सिर दर्द बढ़ाया था। ये ट्रयू एनर्जी की खपत पर निर्भर थी। आर्यन अपनी ट्रयू एनर्जी को केवल 30,000 पॉइंट्स तक भर सकता था। अगर उसे इसके पूरे 81 वारों का इस्तेमाल करना था तो उसे अपनी ट्रयू एनर्जी की मात्रा को 81,000 पॉइंट्स तक बढ़ाने की जरूरत थी, जिसके लिए उसका एक युद्ध सम्राट होना सबसे जरूरी था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो स्वॉर्ड सेंट 81 वार तकनीक के पूरे 81 वारों को एक युद्ध सम्राट बनने से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं भविष्य में जरूर इसके पूरे वारों का उपयोग कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा, आर्यन ने अपने मन में सोचा। इसके बाद उसने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो लगभग अगले 1 घंटे तक बिना रुके अभ्यास करता गया। जल्द ही घंटों की संख्या 1 से 2 हो गई, लेकिन वो अभी भी अभ्यास कर रहा था। इस दौरान वो अपनी 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक का भी अभ्यास कर रहा था, जिसे उसने खुद से विकसित किया था। हालांकि वो अभी तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अगर वो इसे पूरी तरह से समझ गया तो वो इसे 9 स्वर्गीय आत्मा तकनीक में भी विकसित कर सकता था, जो वास्तव में एक खतरनाक अस्तित्व होगी। यही कारण था कि वो जल्द से जल्द इसे विकसित करना चाहता था। बाहर आंगन के दरवाजे पर लुरकान वापस लौट आया था, पर उसे हातिम ने अंदर जाने से रोक दिया। अभी मास्टर व्यस्त हैं, जब तक कि उनका आदेश नहीं आता कोई अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, मैं उनका यहीं इंतजार करता हूँ, लुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद आर्यन डेविल स्पेस में नहीं रह सकता था। वो तुरंत बाहर आ गया। अंदर उसकी जितनी भी ट्रयू एनर्जी खर्च हुई उसने उसे फिर से कुछ ड्रैगन स्पिरिट पिल्स की मदद से भर लिया था। बाहर की तुलना में डेविल स्पेस में अभ्यास करने से उसकी बहुत कम मात्रा में ट्रयू एनर्जी खर्च हुई थी, जिसे कुछ पिल्स की मदद से वापस भरा जा सकता था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ट्रयू एनर्जी कितनी खर्च हुई थी, क्योंकि उसकी थकान अभी भी वैसी ही थी। बाहर आने के बाद आर्यन ने सबसे पहले अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और कहा, हातिम उसे अंदर आने दो। ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद वो थोड़ी शांति महसूस कर रहा था। तभी लुरकान अंदर आंगन में आया और माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ करना कि आज रात आपके साथ वो सब कुछ हुआ। उसके लिए मैं आपको हर्जाना भी दूंगा। जब वो सराय में वापस लौटा था तो उसने वहाँ के नौकर से सब कुछ सुना, जिसे सुनकर वो हैरान रह गया था। हालांकि उसकी हैरानी का कारण आर्यन की ताकत नहीं थी। उसे तो उसने रोग पहाड़ पर कुनेरा को एक ही वार से मारते हुए देख लिया था। वो आर्यन की फिजूल खर्ची के बारे में सुनकर दंग था। 2 आत्मा पत्थर कुछ ऐसे थे जिन्हें एक योद्धा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता था, लेकिन आर्यन ने उन्हें केवल ऐसे खर्च कर दिया जैसे उसके लिए उनके कोई मायने ही ना हो। यह कुछ अविश्वास से परे की चीज थी। हालांकि अभी वो थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि आर्यन ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया था जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। यह करण का पिता धामेश था, जिसके बेटे को उसने बुरी तरह से पीट दिया था। अगर वो नाराज हुआ तो उसके उग्र गुस्से की वजह से उसका मिशन भी प्रभावित हो सकता था। सी डेमन शहर अभी भी 8000 मील दूर था, जहां पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 महीने और लगेंगे। इस बीच रास्ते में निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन पर घात लगाकर हमला करेंगे। यही कारण था कि उसने आर्यन के अलावा भी कई और लोगों की मदद मांगी थी।
उसके पासा हॉल के लोगों को आसानी से ढूंढा जा सकता था। इसलिए उसने अतिरिक्त मदद के लिए भाड़े की गिल्डों को चुना ताकि मिशन गुप्त रह सके। मोलाड शहर में सबसे मजबूत और शक्तिशाली गिल्ड ब्लू टाइटन गिल्ड थी, जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग थे। उनकी मदद के साथ उसके पास सुरक्षा की एक और परत होगी, इसलिए वो ब्लू टाइटन के गिल्ड लीडर धामेश के पास गया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आपको हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। लुरकान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंत में उसने आर्यन को ब्लू टाइटन गिल्ड को काम पर रखने के बारे में बता दिया। हालांकि वो आर्यन को भी नहीं खोना चाहता था। वीर योद्धा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। आर्यन ने उसे भौहें उठाकर देखा। उसे लगा जैसे कि लुरकान को उसकी सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं था। हालांकि इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस मामले के बारे में भूल जाऊंगा। जब तक कि वो मुझे उकसाते नहीं हैं, मैं भी उन्हें नहीं भड़काऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लुरकान ने जल्दी से कहा। उसका दिल चुपके से शांत हो गया और उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन हंसा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। लुरकान ने आगे कहा, जादुई मूर्ति रेलिक्स के बारे में मुझे आशा है कि आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यह हमारे बीच एक रहस्य है। आर्यन ने कहा, आप बेफिक्र रहे, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लुरकान ने कहा, तो मैं आपके आराम में बाधा नहीं डालूंगा। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। आर्यन ने कुएं के पानी की एक और बाल्टी उठाई और उसे अपने ऊपर डाल लिया। अद्भुत, ब्लू टाइटन गिल्ड, बेहतर होगा कि मुझे उकसाना मत, वरना। मोलाड शहर से कुछ 100 मील दूर एक घाटी के अंधेरे कोने में काले कपड़ों में 2 बूढ़े आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने नीची आवाज में कहा, मैं डेमन संप्रदाय के पूर्वज की आभा को महसूस कर सकता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं भी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे स्वर्गीय डेमन संप्रदाय के वो पूर्वज अभी भी जिंदा है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? पहले बूढ़े आदमी ने कहा, हमारे डेमन संप्रदाय का वो पूर्वज कोई आम इंसान नहीं है। अगर वो मर भी जाता है तो भी वो फिर से पुनर्जन्म लेकर इस दुनिया में फिर से प्रकट होने का एक तरीका सोचेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमें अपने पूर्वज को ढूंढना चाहिए और हमें अपने डेमन गॉड संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहिए। पहले बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे डेविल गॉड टोकन की आभा भी महसूस हुई है। इतने सालों बाद भी हम आज तक उसका पता नहीं लगा सके। यह पहली बार है जब उसकी शक्ति महसूस की गई है। मुझे लगता है कि हमारा डेमन पूर्वज भी मोलाड शहर में कहीं है। चलो, हमें डेमन पूर्वज के पुनर्जन्म को खोजना होगा। हमें उसे हर हालत में खोजना ही होगा। इसके बाद वो दोनों शक्तियों की 2 रोशनी में बदल गए और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी शक्तियां पहले ही युद्ध सम्राट स्तर पर पहुंच चुकी हों। डेविल गॉड टोकन फिर से प्रकट हुआ था। तरंग महाद्वीप में डेविल निश्चित रूप से एक बदलाव लाएंगे। शायद यह एक नए बड़े फेरबदल की शुरुआत थी या फिर शुरुआत होने वाली थी। जहां तक इस सब की बात है, आर्यन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे पता भी कैसे होता। उसने तो डेविल गॉड टोकन को इसलिए बाहर निकाला ताकि वो डेविल स्पेस में अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ा सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि इससे वो डेविल संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित कर लेगा। वो इससे पूरी तरह से अनजान था। डेविल गॉड टोकन की उपस्थिति के कारण इसने एक छोटी सी लहर पैदा की। लहर धीरे धीरे एक छोटी लहर से एक विशाल लहर में तब्दील हो गई, जो आकाश को भी पलट सकती थी। रात बिना शब्दों के बीत गई। अगली सुबह आर्यन को किसी की आवाज सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर तक कौन सोता है?
हटो यार, मुझे सोने दो, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है, आर्यन ने गुस्से में कहा। वो अभी 2 घंटे पहले ही सोया था, जिस वजह से वो अभी भी कच्ची नींदों में था। ये सब डेविल स्पेस के कारण हुआ था, जिसमें उसने 2 घंटे बिताए थे, जो पूरे एक दिन के बराबर थे। लेकिन फिर भी उसने बाहर आकर अभ्यास करना जारी रखा। यही कारण था कि वो रात को देर से सोया, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसके लिए थोड़ी देर के लिए सोना आसान नहीं था। उसने अभी अपने सपने में कदम रखा ही था, जिसमें वो कुछ सुंदरियां के साथ नहाने वाला था, लेकिन उसे बीच में ही रीना ने जगा दिया। सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड के सदस्य के रूप में आप देर से कैसे सो सकते हैं? रीना ने उसको जगाते हुए कहा। ये मिशन हमारी गिल्ड के लिए बेहद जरूरी है, हमें सफल होना ही होगा। एक रात की गहरी सोच के बाद मैंने इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ और सदस्यों की भर्ती करने का फैसला किया है। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम लीडर हो, अगर तुम किसी को भर्ती करना चाहती हो तो इसे तुम खुद संभालो, मुझे मत घसीटो। आप मेरी गिल्ड के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, इसलिए आपको अपने लीडर के आदेशों को सुनना चाहिए और यह मत भूलो कि आपने खुद को बेचने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, रीना ने कहा। वो आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, छोटी लड़की, कौन सा अनुबंध? क्या तुम मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर रही हो? रीना के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ खेलने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? क्या आप किसी तरह का मिशन जारी नहीं करना चाहते थे? आइए एक नजर डालें और खुद को प्रक्रिया से परिचित कराएं। साथ ही आप मेरा समर्थन भी कर सकते हैं। ही वो चाहती थी कि आर्यन उसकी मदद करें। अगर वो खुद से सदस्यों की भर्ती करती हैं, तो किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं होगी। पिछली बार उसने जिन लोगों को भर्ती किया था, वो या तो उसकी सुंदरता के कारण थे या उसके पैसे के कारण थे। अंत में वो सभी मर गए। सबसे जरूरी बात ये थी कि वो सिर्फ कुछ कमजोर लोगों को ही भर्ती कर सकती थी, लेकिन इस बार वो कुछ ताकतवर लोगों को भर्ती करना चाहती थी, कम से कम कुछ युद्ध बुजुर्गों को। यह उसके दिल की सबसे बड़ी बात थी। अगर वो अपनी गिल्ड को किंग लेवल का बनाना चाहती थी, तो उसकी गिल्ड का सबसे कमजोर सदस्य भी एक युद्ध बुजुर्ग होना चाहिए था। इसके लिए वो आर्यन की मदद लेना चाहती थी। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और उससे परेशान होने के बाद उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और कहा, बाहर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अगर आप फिर से सो गए तो क्या होगा? रीना ने जोर दिया। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? रीना बहुत दृढ़ थी और उसने कहा, हाँ। आर्यन ने अपने ऊपरी शरीर को प्रकट करते हुए तुरंत कंबल उठा लिया। रीना ने जल्दबाजी में अपनी आंखें ढक लीं और जोर से चिल्लाई। बदबूदार बदमाश! वो तुरंत मुड़ गई और घबराहट में दरवाजे से टकराकर जल्दबाजी में बाहर भाग गई। आर्यन ने तिरस्कार से कहा, धिक्कार है, मैंने तुम्हें पहले ही जाने के लिए कहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि मैं नग्न सोता हूँ। नहाने के बाद आर्यन ने साफ कपड़े पहने और कमरे से बाहर चला गया। रीना ने थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखा और अपने मन में सोचा, वो काफी सुंदर है। उसी समय आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, दिल पॉइंट्स +5। आर्यन ने तुरंत बेशर्मी से कहा, क्या तुम मेरी ओर आकर्षित हो? यह वीर सुंदर हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, रीना ने तुरंत कहा। बेशर्म! दिल पॉइंट्स 50। भाड़ में जाओ। सिस्टम, ये क्या है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, आर्यन गुस्से में अपने दिल में चिल्लाया। हातिम अभी भी सीढ़ियों की रखवाली कर रहा था। उसने पूरी रात पलक तक नहीं झपकाई थी। वो सच में अपने काम को लेकर दृढ़ रहता था। आर्यन यह देखकर हैरान रह गया।
हातिम अब आराम करो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो सराय में जाकर कुछ खा लो और जितना चाहो उतना खाना। अगर कोई तुम्हें यह कहने की हिम्मत करता है कि तुमने बहुत अधिक खाया है तो उसके साथ बातों में वक्त बर्बाद मत करना, उसे सीधे खत्म कर देना। उसने उन 2 आत्मा पत्थरों को व्यर्थ में खर्च नहीं किया था। अगर वो इतना भी नहीं करता है तो यह उसके पैसों की बर्बादी थी। हातिम ने सिर हिलाया। हाँ, मोलाड शहर के मिशन हॉल के बाहर, इसे मोलाड शहर का सबसे व्यस्त स्थान माना जा सकता है। यहाँ कोई भी एक मिशन ले सकता था या फिर एक मिशन जारी कर सकता था। यहाँ सब कुछ अंकों के लेन देन से होता था। मिशन हॉल के दरवाजे की ओर चलते हुए रीना ने तुरंत एक विशेष भर्ती झंडा निकाला और जोर से चिल्लाया, सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड सदस्यों की भर्ती कर रही है। सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड सदस्यों की भर्ती कर रही है। सबसे मजबूत फैंटम किंग गिल्ड सदस्यों की भर्ती कर रही है। आर्यन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। हाँ, यह फिर से आ गई। सबसे मजबूत, मुझे लगता है कि वो यहाँ सबसे मजबूत कमजोर है। सबसे मजबूत कचरा कमोबेश एक ही होता है। हाँ। रीना को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि सिर्फ कुछ अच्छी दृष्टि वाले लोग ही उसकी गिल्ड में शामिल होंगे, तो उसने झंडा लहराना और चिल्लाना जारी रखा। आर्यन ने उसे ना जानने का नाटक किया और उससे दूर जाने के लिए बहाना बनाया। भर्ती जारी रखो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। वो वैसे भी यहाँ केवल यह देखने के लिए आया था कि मिशन को कैसे जारी किया जाता है। हॉल में प्रवेश करते ही आर्यन हैरान रह गया। वहाँ अंदर एक बड़े काले पर्दे पर कुछ शब्द घूम रहे थे। दरअसल ये शब्द कुछ और नहीं बल्कि अलग अलग तरह के मिशन थे। सी लेवल मिशन फ्लावर ऑफ डार्कनेस 100 अंक 3 दिन 3000 चांदी का इनाम। बी लेवल मिशन डार्क फॉरेस्ट प्राचीन मकबरा फॉरेस्ट किंग के सिर को लाओ 1 महीने 500 अंक 10,000 चांदी का इनाम। वहाँ सभी प्रकार के मिशन थे और उन सभी के स्तर थे। अचानक आर्यन ने डेमन द्वारा जारी एक मिशन देखा। चाहे वो एक इंसानी संप्रदाय हो या एक डेमन संप्रदाय, मिशन हॉल में कोई भी मिशन जारी कर सकता था। एसएस लेवल मिशन डेविल गॉड टोकन की खोज करें। कोई समय सीमा नहीं है। 1 करोड़ अंक 10,000 आत्मा पत्थर और स्वर्गीय डेमन संप्रदाय से एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। मिशन की यह जानकारी लंबे समय से थी। ये एक ऐसा मिशन भी था जो दक्षिणी तरंग महाद्वीप में दशकों से पूरा नहीं हुआ था और यह सबसे उदार पुरस्कारों वाला मिशन भी था। मिशन की जानकारी को देखते हुए आर्यन थोड़ा हैरान था। डेविल गॉड टोकन, ये तो मेरे पास हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में इस दुनिया में एक स्वर्गीय डेमन संप्रदाय भी होगा। सबसे पहले आर्यन ने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जिसे सिस्टम ने बनाया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वास्तव में एक स्वर्गीय डेमन संप्रदाय है। पुरस्कार वास्तव में बहुत आकर्षक है। केवल 10,000 आत्मा पत्थर ही लोगों को मदहोश करने के लिए काफी हैं। बाकी स्वर्गीय दानव संप्रदाय के विशेष पुरस्कार का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, आर्यन ने अपने दिल में सोचा। स्पेस रिंग में डेविल गॉड टोकन को देखते हुए वो थोड़ा मुस्कुराए। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो इस मिशन को पूरा कर पाएगा। वो निश्चित रूप से डेविल गॉड टोकन को किसी को नहीं देने वाला था। उसे अपनी शक्तियों को तेजी से बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत थी, फिर वो इसे कैसे किसी को दे सकता था। आर्यन ने फिर मिशन हॉल में घूमना जारी रखा और एक मिशन जारी करने और उसे लेने की प्रक्रिया को लगभग मोटे तौर पर समझ लिया था। कुछ देर बाद जब वो हॉल से बाहर निकला तो वो दूर से देख सकता था कि रीना लोगों से घिरी हुई थी। आर्यन चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास कुछ काबिलियत होगी कि वो कुछ लोगों की भर्ती करने में सक्षम होगी। करण, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम। तभी आर्यन को भीड़ के बीच से रीना के रोने पर मजबूर होने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी भौहें फड़क उठी। कुछ तो ठीक नहीं है। इसके तुरंत बाद वो तेजी से उसकी ओर गया। थोड़ी देर पहले आर्यन के मिशन हॉल में अंदर जाते ही करण लोगों के एक झुंड के साथ आया।
उन्होंने मिलकर रीना का मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उसके भर्ती झंडे को भी 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। इसी तमाशे को देखने के लिए अभी उसके चारों ओर भीड़ जमा थी। करण ने रीना की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है? मैं उस कचरे को देखना चाहता हूँ। फिर उसने जमीन पर लगे झंडे के खंभे को उठाया और उसे 2 हिस्सों में तोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में इस कचरे जैसी गिल्ड में लोगों को भर्ती करना चाहती हो? फिर वो जोर से हंसा। ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम शहर के लॉर्ड की बेटी हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरी ब्लू टाइटन गिल्ड के सैनिकों के बिना तुम्हारे पिता कुछ भी नहीं हैं। क्या शर्मनाक बात है, एक आदमी से सगाई होने के बाद भी तुम दूसरे आदमी के साथ घूम रही हो। अगर वो आज यहाँ होता तो मैं उसे जरूर मार देता। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आर्यन चिल्लाया। वो अभी भीड़ के बाहर था। मुझे कौन बुला रहा है? क्या ये मेरा पोता है? करण की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसका शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं सका और अपने बगल के एक अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, 5वें एल्डर, यह वही है। आर्यन जब भीड़ के बीच से आगे आया तो उसने करण के हाथों में टूटे हुए झंडे के खंभे को देखा, फिर रीना की आंखों के कोने में आंसू को देखा। उसकी आंखें फड़क उठी। एक शब्द भी कहे बिना या करण की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो उसके पास गया और उसे 2 बार थप्पड़ मारा। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि फिर ऐसा मत करना, आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। 2 थप्पड़ लगते ही करण तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त उसकी आंखों के सामने सैकड़ों सितारे नाच रहे थे और उसका सूजा हुआ चेहरा जल्दी से सुअर के सिर में बदल गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और कहा, 5वें एल्डर, उसने मुझे मारा, उसे मार डालो। करण की आंखें भयावह हो गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, भाई तुम बहुत घमंडी हो। तुम यहाँ क्रूरता से व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। तुम यह भी नहीं जानते कि यह किस तरह की जगह है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, बड़े आकार के पुरुषों का एक बड़ा समूह बाहर निकला और उनमें से दर्जनों ने आर्यन और रीना को घेर लिया। करण ने ठंडे स्वर में कहा, इन्होंने ब्लू टाइटन गिल्ड के खिलाफ जाने की हिम्मत की है। जो भी बीच में आए उसे मार डालो। इसके तुरंत बाद उसके सभी आदमी आर्यन और रीना